ये जो मुस्लिम का जो डर पैदा किया गया है, हालांकि वो वास्तविक खतरे में है, मुसलमान निशाने पर हैं, उनको बर्बरता के साथ ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें उसी तरीके का हिटलर के जमाने का यहूदी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एजेंडा सिर्फ इतना नहीं है, एजेंडा उसके आगे है और असली लक्ष्य क्या है वो समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 3 उदाहरण आपको दे रहा हूं। हम संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान सभा के सामने प्रदर्शन करके 3 ज्ञापन दिए थे आचार्य करपात्री और MS गोलवलकर के नेतृत्व में, गूगल पर है वो, जिसमें उन्होंने संविधान सभा के गठन पर आपत्ति की थी, किसी नए संविधान को बनाए जाने की समझदारी पर आपत्ति की थी, और जिन्होंने उनमें लिखा पढ़ी में यह कहा था कि इस देश को नए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ 5000 वर्ष पुराना संविधान मौजूद है जिसका नाम है मनुस्मृति, उसके आधार पर यह देश चलना चाहिए। ये वो संगठन है जिसने लिखा पढ़ी में ये मांग की। ये वो संगठन है जिसका जिनके जो गुरुजी हैं उन्होंने बंच ऑफ थॉट में इस बात को लिखा है कई बार कि ये मूर्ण घटना है, ये बराबरी का कंसेप्ट ही गलत है। अगर सब लोग बराबर हो जाएंगे, तमस रज और फलाना और ठिकाना अगर सब एक हो जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए असमानता रहनी चाहिए। जिन्होंने कहा इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए, उनके जो एक और महागुरु है जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, उन्होंने अपनी, वो खुद नास्तिक थे और बहुत कुछ खाते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मनुस्मृति 5वां वेद है, उसके हिसाब से राज चलना चाहिए। ये केवल लिखा पढ़ी की बातें नहीं है, वो उसको लागू कर रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले प्रयागराज में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हिंदू राष्ट्र के संविधान के गठन की घोषणा हुई। 32 पन्ने जारी किए जा चुके हैं, 7.5 पन्ने उसमें होने वाले हैं, और उसका जो सार जारी किया गया है उसके 4-5 उदाहरण में दे रहा हूं। जो ऐलान है वो ये कि राजधानी काशी होगी, चुनाव प्रणाली बदली जाएगी, मताधिकार सीमित होगा, हर एक के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, गुरुकुल प्रणाली होगी, वर्णाश्रम लागू किया जाएगा, और न्याय की प्रणाली त्रेता और द्वापर युग की होगी। क्या होगी ये पढ़ने के लिए गौतम स्मृति, नारद स्मृति और मनुस्मृति तीनों को मिला के पढ़ लीजिए। एक उनका संविधान है, एक उनका IPC है, एक उनका CRPC है। उस तरीके के समाज को वो लाना चाहते हैं और वो अमल में भी ला रहे हैं। GST क्या है? GST का मतलब है उन तमाम सारे गरीब और निम्न मध्यम लोगों को व्यवसाय से बाहर कर देना, और व्यवसाय केवल उन्हीं के हाथ में रहे जो उस कुल में पैदा हुए हैं जिस कुल को मनु महाराज ने कहा था कि इसको वाणिज्य और व्यापार करने का अधिकार है। ये नोटबंदी क्या है? ये जो कैशलेस इकोनॉमी क्या है? महिलाओं को 50% आबादी को उस पूरे कैश के अधिकार से वंचित कर देना, शूद्रों को और पिछड़ी जातियों को वंचित कर देना, आदिवासियों को बाहर कर देना। मैंने पचमढ़ी में देखा है अपनी आंखों से। हम चाय पीने के लिए गए थे, 4 आदिवासी एक के बाद आए जिन्होंने कहा कि हमें ये पैसे ट्रांसफर करने हैं, और उसने 100 रुपए ट्रांसफर करने के लिए 20 रुपए उनसे चार्ज किए थे। वो कैशलेस इकोनॉमी से, कैश से बाहर हो गए। ये आरक्षण क्या है? जो थोड़ी बहुत हलचल समाज में हुई, उस पूरी की पूरी समाज की हलचलों को खत्म कर देना, और जो नागरिक बनाने का अधिकार इस संविधान ने हमें दिया था, वो प्रजा के रूप में तब्दील करने का अधिकार, हमारे प्रजा के रूप में तब्दील करने की महापरियोजना आ गई है। मैं सबको 5 किलो अनाज दे रहा हूं, मैंने सबको लाडली बहना के रूप में ये दिया, मैं राजा हूं, बाकी सब प्रजा है। प्रजा के कंसेप्ट को दोबारा से लाकर नागरिकता की समझदारी को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। वे जो कह रहे हैं वो न हिंदू है, न धर्म है, न मानवीय है, न भारतीय है। वो उनका ये जो संविधान पर लपकने वाले और लोकतंत्र पर लपकते ये जो भेड़िए हैं, इनका अगर DNA जांचेंगे तो ये 5000 वर्ष की भारत की सभ्यता में नहीं मिलेगा। ये DNA अगर मिलेगा आपको तो या तो नाजी जर्मनी के हिटलर में मिलेगा या बेनितो मुसोलिनी में मिलेगा। ये DNA भी बाहर का लेकर आए हैं, और अगर कहीं इनकी चली तो क्या होगा? ये प्रश्न काल्पनिक रूप से शंभू को हम अपनी आंखों से देखेंगे। अभी हमने केवल रोहित वेमुला को देखा है, अभी हमने केवल GNU को देखा है, क्योंकि वहां पर गरीब के बच्चे पढ़कर अफसर बनने की हिमाकत करते हैं। अभी हमने केवल जामिया को देखा है, हम शंभू को देखेंगे, हम एकलव्य को देखेंगे।
हम राजा राम मोहन राय की मूर्तियों को गिरते हुए देखेंगे और बाल विवाह को धर्म सम्मत बनाए जाते हुए देखेंगे। हम सती प्रथा की वापसी देखेंगे। हमारे सामने वो मटकी और झाड़ू लौट कर आएगी जिसको भुगत कर ज्योतिबा ने गुलामगिरी नाम की किताब लिखी थी। बुद्ध पूरे तरीके से साफ कर दिए जाएंगे, अभी तो केवल गर्दन उड़ाई गई है उनकी, और अंबेडकर को 100 मीटर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। अगर उनका ऐसा कुछ हुआ तो दांव पर केवल लोकतंत्र नहीं है, दांव पर पूरा हिंदुस्तान है और सारे सुधारक निशाने पर। बचेगा कौन? हमारे ओबीसी मित्र बोले कि अब हम तो ओबीसी हैं, हमारा शूद्रों से क्या मतलब। मैंने कहा पंडित जी जो जन्मपत्री बनाते हैं उसमें लिखते हैं जाति फलानी और वो गोत्र फलाना, वो उनसे पूछना कि वर्ण कौन सा है। ओबीसी भारत के संविधान में संघर्ष करने के बाद थोड़ा बहुत अधिकार मिल गया है, लेकिन पंडित जी कौन सा वर्ण लिख रहे हैं? उनकी निगाहों में ये ओबीसी नहीं है, उनकी निगाहों में तो वर्ण भी वही है। और अब तो और भी जोरदार काम हो गया है, एक राम भद्राचार्य आ गए। मैं त्रिपाठी जी से कह रहा था कि बड़े त्रिपाठी बने हुए घूमते थे आप। राम भद्राचार्य ने कह दिया कि ये जितने भी त्रिपाठी हैं, चौबे हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, ये सब नीच और अधम ब्राह्मण। जोशियों के बारे में पूछा नहीं था मैंने राजेश भाई। और आप इसको मजाक में मत लीजिए, ये एक सीरियस परियोजना है। और सीरियस परियोजना ये है कि उनका ये मानना है, वंच ऑफ थॉट में उन्होंने लिखा है कि पिछले कई हजार वर्ष में कई कबीलों के आने जाने की वजह से एक वर्ण संकर समाज पैदा हो गया है, इसके शुद्धिकरण का काम करना पड़ेगा। और 17 सितंबर 1960 को माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने अहमदाबाद विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में एक भाषण दिया, जो उनके अखबार ने छापा, जो उनकी बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस नस्ल शुद्धिकरण के काम के लिए हमें अपने पूर्वजों से सीखना पड़ेगा। क्या? उसके अगले वाक्य में वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे जिन्होंने ये नियम बनाया था कि किसी भी परिवार में पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा होनी चाहिए। ये उनका प्रोजेक्ट है, इसीलिए वो कभी भी बलात्कार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। उनको लगता है कि वो नस्ल शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। और हमने नंबूदरियों से भी कहा कि आपको भी त्रिपाठियों की तरह गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये मान लिया कि इस देश में केवल चितपावन नाम के जो बामन है, केवल वही शुद्ध रक्त है, वही जर्सी की तरह छोड़े जाएंगे और इस देश के शुद्धिकरण का काम करेंगे। ये काल्पनिक नहीं है, ये उनकी किताब में लिखी हुई परियोजना है जिसे वो देश में लागू करना चाहते हैं। किस जगह ले जाना चाहते हैं? बचेगा कौन? हम यहां आ कैसे गए? मेरे केवल दो ही पॉइंट और हैं। अपने आप आ गए। मनोज भाई संकेत में कह गए हैं, बहुत विनम्र हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। हम इसलिए आ गए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को देश को अर्पित करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने जो 3 चेतावनियां दी थी उन्हें हमने भुला दिया। उन चेतावनी में से एक चेतावनी ये थी कि हमने एक पॉलिटिकल लैंडस्केप, एक नक्शा तैयार कर लिया है एक ऐसे मकान को बनाने का जिसमें सबके लिए खिड़कियां है, सबके लिए हवा है, सबके लिए बराबरी है। लेकिन वो तामीर जिस जमीन पर होती है उसमें नहीं है कोई भी, वो खड्डों में भरी हुई है, बीहड़ में भरी हुई है, ऊंची नीची है। ये राजनीतिक लोकतंत्र तभी तक सलामत रहेगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र को बनाने का काम भी करेंगे। हमने उस काम को बंद कर दिया और जो सत्ता में बैठे हुए थे उसमें भी महात्मा गांधी के बाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमने इस काम को करना या तो बंद कर दिया या पूरी तरीके से प्रतीकात्मक कर दिया है। नतीजे में बेड़ियों का दरवाजा तो हमने खोला ना। दूसरा ये कि स्वतंत्रता संग्राम के मैंडेट को हमने नहीं माना। तीसरा ये कि संविधान को व्यवहार में नहीं उतारा। 1945 की 9 मई के बाद जर्मनी जिसका महानायक हिटलर था, 1945 से लेकर 2024 तक आप जर्मनी का सिलेबस देखिए।
वहां पर पहली क्लास से लेकर एमएससी पीएचडी तक बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि हिटलर पापी था, हिटलर गलत था, हिटलर ने ये अपराध किए थे। हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता है। 642 साल बाद सही, लेकिन चर्च ने गैलीलियो से माफी मांग ली कि हमसे गलती हुई थी, और 1000 साल गुजर गए, हमने आज तक शंबुक से माफी नहीं मांगी, एकलव्य से माफी नहीं मांगी। हम माफी नहीं मांगेंगे, भेड़ियों के लिए दरवाजा खोलने का काम हम ही करेंगे। चौथा जो अपराध हमने किया वो ये कि धर्म और राजनीति के साथ फ्लर्ट किया। चुनाव जीतना हमारा मकसद हो गया। भेड़िए पुचकारने से नहीं जाते हैं, शॉर्टकट्स नहीं होते। एक बाबा है मध्य प्रदेश में, हालांकि बाबा कहना बाबाओं का भी अपमान है। हमारे शास्त्रों में हुआ करते थे दुर्वासा, ये बंदा है दुर्भाषा। वो एक यात्रा निकाल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाल रहा है यात्रा, घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उस यात्रा में मुझे कुछ अपने मित्र भी दिखते हैं। अच्छा है उस वक्त मेरे पास चुल्लू पर पानी नहीं होता, आज तो है। इस फ्लड से नहीं जाएगी सांप्रदायिकता। गांधी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए भी हिटलर बना तो राजनीति और धर्म के मेल को प्रतिबंधित कर दूंगा। अगर हम गांधी की मूर्ति पर माला डालते हैं और उस बागेश्वर धाम की यात्रा में पैदल पैदल चल के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जाते हैं, तो हम या तो उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, या इसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, या फिर मुक्तिबोध की भाषा में अगर कहा जाए तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है या महात्मा गांधी है? ये टीवी अखबारों से नहीं होगा। अशोक वानखेड़े जी से मैंने कहा कि आप मेरे बहुत ही प्राइवेट समय के साथी हैं, क्योंकि रात को 10 बजे से मैं इनको सुनना शुरू करता हूं, वही सबसे शांत टाइम होता है। ऐसे कितने हैं? लेकिन हम, ये बहुत ताकत है हमारी, लेकिन हम केवल टीवी मीडिया के मोहताज नहीं है, हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। ये जो मुहिम शुरू की है, ये अगर गली मोहल्ले तक पहुंच गई तो ये, जैसा कि साथी ने कहा था, सुनील बोरसे जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, हम इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। जन आंदोलन से ही संविधान बना है, जन आंदोलन से ही संविधान बचेगा, और वो मिलाकर हम लोगों को करना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं रूपक में कि शकुनी के पासों से अगर आप खेलोगे, शकुनी ही जीतेगा, हस्तिनापुर भी जाएगी और द्रौपदी का चीरहरण भी हो जाएगा। अपने रास्ते चुनिए, और वो रास्ते चुनिए, और वो रास्ता ये है कि फासिज्म के सांड को सींग से पकड़िए, पूंछ से मत पकड़िए। नीलकंठ मत बनिए, तीसरा नेत्र खोलिए, और उसी के साथ अपना वो भी तांडव भी अगर दिखाना हो, वरना वो कितने तिकड़मी है, अभी समीक्षा होगी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि महाराष्ट्र का चुनाव नरेंद्र मोदी या फडणवीस ने नहीं जीता। महाराष्ट्र के चुनाव के दो नायक हैं, एक का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, दूसरे का नाम है गौतम अडानी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ एजेंडा सेट किया गया था कम्युनल पोलराइजेशन का, और सलमान खान को भी मार देंगे कहकर एक ऐलान किया गया था कि वो देश की कितनी भी बड़ी लोकप्रिय सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो, अगर उसके पीछे खाल लगाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वहां से एजेंडा सेट हुआ था, और उसके बाद जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता इन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के साथ गौतम अडानी के कमरे में बैठे हुए मीटिंग करते हुए दिखे, तो बाकी की धार भी समाप्त हो गई। ऐसे नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई। लड़ाई लड़ी जाएगी तो 1936 में जो बाबा साहब ने कहा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हुए कि हम दोनों से एक साथ लड़ेंगे, पूंजीपतियों के शोषण से भी और सामाजिक शोषण से भी, उनसे लड़ना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि इस देश के डीएनए में विभाजन नहीं है, समावेश है। इस देश के डीएनए में तानाशाही नहीं है, प्रतिरोध है। वो भले ही रूप बदल बदल कर आए, बृहस्पति जो ऋग्वेद के देवताओं के गुरु थे और जो इस पाखंड के खिलाफ थे, सबसे पहले विचारक बृहस्पति से लेकर बुद्ध तक, और बुद्ध से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक, और न जाने कितने लोगों तक, ये प्रतिरोध है जिस प्रतिरोध ने इनको कभी स्थायी रूप से हावी नहीं होने दिया। 2700 साल पहले एक अकेले आदमी ने इनको बहुत गहरे तक दफना दिया था। 1500 साल लग गए थे दोबारा से इनको जागृत होने में।
उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ था, उन्होंने भी इनको गहरे तक दफना दिया था। इनको लग गए थे 60 साल दोबारा से जागृत होने में। इस देश की जनता उन्हीं से सबक लेकर इनको दफनाने का काम करेगी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। आखिर में एक थोड़ी सी दुविधाजनक टिप्पणी करूं, आप लोग अगर नाराज नहीं हो तो। मुझे बाबा साहब की एक छवि बहुत अच्छी लगती है और वो मुझे प्रेरणा देती है, वो मुझे साहस देती है कि थोड़ी कर्कश बात भी बोलने हो तो बोल देना। बाबा साहब औरंगाबाद की सभा में बोलने के लिए गए, तब तक वो थोड़े से वृद्ध हो गए थे, बीमार भी थे, तो छड़ी रखा करते थे। जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही उनके जितने भी लोग सुनने के लिए आए थे सब बाबा साहब के पैर छूने के लिए उनकी ओर लपक पड़े। बाबा साहब ने अपनी छड़ी से पिटाई लगाना शुरू कर दी। मुझे पैर छूने वाले भक्त नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे मिशन में जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर सकते हैं वो चाहिए। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने 2 थीसिस दी थी। रुपए वाली थीसिस तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक और थीसिस दी थी। मेरे हिसाब से वो इस देश की जमीन पर पैदा हुए एक ऐसे आउटस्टैंडिंग विजनरी रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने जाति का वर्ण पहचाना, जिन्होंने जाति का वर्ग पहचाना और जिन्होंने जाति का जेंडर पहचाना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की दूसरी थीसिस उनकी ये थी कि ये जाति की प्रणाली महिला के जरिए जाती है, इसलिए जब तक महिला मुक्त नहीं होगी तब तक इस जाति और वर्ण के राज को खत्म करने की सोची भी नहीं जा सकती। ये जो 5 माननीय वक्ता है ना, जिनमें मैं भी हूं, इनमें कम से कम 2 महिलाओं के नाम भी होने चाहिए थे। मंच पर भी नहीं बुलाया गया। वो तो संघमित्रा जी और सुनीता जी ने कुर्सियां खींचकर जगह बना ली और अब लाइन वहीं से शुरू होती है। और ये संघमित्रा की ताकत थी, वो महेंद्र के साथ मिलकर गई थी, तभी तो बुद्ध धर्म फैला था। तो संघमित्रा जी, ये ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि ये मंच पर नहीं बुलाएं। अगर हम लोग, हम जिनमें मनु महाराज बैठे हुए हैं, हम जो बाकी जाति और वर्ण के शोषण के खिलाफ पूरी तरीके से जागृत है, लेकिन महिला के मामले में हमें अभी भी मनु अच्छा लगता है। जब तक ये चेतना हमारे आंदोलन में विकसित नहीं होगी, हम इस लड़ाई को धारदार तरीके से नहीं लड़ा पाएंगे, क्योंकि वो जितने भी बाबे और साधु और संत और ठिकाने और फलाने को लेकर आ रहे हैं, उनके निशाने पर महिलाएं हैं। इसलिए कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की दूसरी थीसिस को रिविजिट किए जाएंगे। हम इस आंदोलन में अगर इनको शामिल करेंगे तो संविधान भी बचेगा, देश भी बचेगा, भेड़िए जाएंगे और धतूरे की फसल हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। धन्यवाद।